करते हैं। भाषा और भाषा शिक्षण पर कल हमने चर्चा की थी और भाषा शिक्षण से तात्पर्य इस विषय पर बात की थी। एक महत्वपूर्ण बात हमने ये की थी कि शिक्षा का अर्थ ज्ञान प्रदान करना, जानकारी या सूचना देना, कुशलता का विकास करना है। किंतु भाषा शिक्षण के संदर्भ में विशाल अपना स्क्रीन शेयर मत कीजिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं। जैसे मैंने कल भी कहा था, अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो व्याकरण सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाषा यह भाषा का मूलभूत स्रोत बोलचाल है, न कि व्याकरण। व्याकरण भाषा का शिखर हो सकता है, लेकिन बोलचाल बुनियाद है। इसलिए हमने ये कहा था कि भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है भाषा शिक्षण में। मतलब व्याकरण की जो इकाइयाँ हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सब की इस समझने की ज़रूरत आपको नहीं है। या समास क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 कुशलताएं सीखनी ज़रूरी है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अर्थात जो आप सुन रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुने। जिस किसी को बहुत विद्वान बनना है उसको पहले बहुश्रुत होना बहुत ज़रूरी होता है। 1000 गुना सुनो और 1 गुना बोलो। यानी बोलना कम होना चाहिए, सुनना ज़्यादा होना चाहिए। ये सुनना और बोलना यह भाषा के अमूर्त कौशल हैं, और मूर्त कौशलों में पढ़ना और लिखना है, जो लिपि के माध्यम से होता है। मतलब कोई भी भाषा जब आप पढ़ते हैं वह किसी न किसी लिपि में आबद्ध होती है। जैसे हिंदी, मराठी और संस्कृत देवनागरी लिपि में आबद्ध हैं, उर्दू फारसी लिपि में आबद्ध है, या अन्य। उसके लिए पढ़ना और लिखना, ये 2 कौशल्य भाषाई लिपिबद्ध आधार पर, लिखित आधार पर होते हैं। और श्रवण या सुनना, संभाषण या बोलना, वाचन या पढ़ना और लेखन या लिखना, ये ही कुशलताएं, इन कुशलताओं का संस्कार भाषा शिक्षण कहलाता है। मतलब आपको ठीक ढंग से सुनने आना चाहिए, ठीक ढंग से बोलने आना चाहिए, ठीक ढंग से पढ़ने आना चाहिए, ठीक ढंग से लिखने आना चाहिए। ये भाषा शिक्षण है। इसमें व्याकरण की, रस की, अलंकार की, कारकों की, समासों की जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब हम भाषा सीखते हैं तो भाषा 2 प्रकार की सीखते हैं हम। एक होती है मातृभाषा और दूसरी अन्य भाषा। मातृभाषा को ही हम प्रथम भाषा भी कहते हैं और अन्य भाषा को द्वितीय भाषा कहते हैं। हमारी मातृभाषा समझिए मराठी है, और अगर हम हिंदी सीखना चाहते हैं तो वह समस्रोतीय द्वितीय भाषा बनेगी। मतलब हिंदी और मराठी दोनों संस्कृत से निकली हैं, इसलिए वो एक ही स्रोत से आई हुई हैं। किंतु अगर हम कन्नड़ सीखना चाहते हैं तो कन्नड़ ये विषम स्रोतीय एक देशीय भाषा है। मतलब वो द्रविड़ परिवार की भाषा है, आर्य परिवार की नहीं। इसका तात्पर्य यह होता है कि अगर हम तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, तुलु जैसी भाषाएं सीखना चाहते हैं तो वह हमारे देश की ही हैं, किंतु वे सारी भाषाएं अन्य भाषा परिवार से संबंधित हैं, इसलिए उनको विषम स्रोतीय अन्य भाषा कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम पंजाबी सीखना चाहें तो समस्रोतीय बन जाएगी, क्योंकि पंजाबी भी संस्कृत से निकली है। ध्यान रहे, भारत की सबसे प्राचीन भाषा के रूप में हम वैदिक संस्कृत को जानते हैं। उसके उपरांत लौकिक संस्कृत का समय आता है, उसके उपरांत
पाली, प्राकृत इत्यादि भाषाओं का समय आता है, उसके बाद अपभ्रंश भाषाओं का संबंध आता है, और इन भाषाओं के उपरांत आधुनिक आर्य भाषाएं आ जाती हैं। तो मातृभाषा के रूप में वो भाषा होती है जो माँ के द्वारा हमें सिखाई जाती है। इसका मतलब केवल माँ नहीं, माता के साथ पिता हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, चाचा हैं, चाची हैं, नाना है, नानी है, दादा है, दादी हैं। तो इन सब के द्वारा जिस भाषा को हम सीखते हैं तो उसे हम मातृभाषा कहते हैं या प्रथम भाषा कहते हैं। और ध्यान रहे कि मातृभाषा शिक्षण बहुत सहज होता है, उसमें किसी प्रकार के नियमों की कोई बनावट नहीं होती, बुनावट नहीं होती। और हमारी मातृभाषा हमें अपनी पैतृक दाय के अधिगम के रूप में आ जाती है। वह हमारी स्थानीय परंपरा और लोक संस्कृति की विशेषताओं से अभिन्न रूप से जुड़ी होती है। इसलिए मातृभाषा शिक्षण में एक सहजता होती है और उससे भी ज़्यादा आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। इसलिए हम जब बचपन में मराठी पढ़ते हैं, जो हमारी मातृभाषा है, पढ़ते हैं, तो कभी आपने माँ से नहीं पूछा होगा कि मैं इस वाक्य में कर्ता का कैसे उपयोग करूं या क्रिया का कैसे उपयोग करूं। वो जो कहती है आप उसको अनुकरण करते हैं। मतलब मातृभाषा अधिकतर अनुकरण से आती है और ये अनुकरण हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन जाता है, हमारे व्रत त्योहारों के माध्यम से। मतलब देखिए कि जितने भी मराठी त्योहार हैं, जैसे राखी पूर्णिमा है, जैसे पोड़ा, बैल पोड़ा जैसा त्यौहार है, जैसे दीपावली पर्व त्यौहार है, जैसे दसरा जैसा, विजयादशमी जैसा त्यौहार है, इन त्योहारों में, या होली जैसा त्यौहार है, इन त्योहारों में जब हम सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं तो कुछ त्योहारों से संबंधित शब्दों का अध्ययन करते हैं जो मूलतः हमारी मातृभाषा के होते हैं। ध्यान रहे, इस नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा का महत्व बहुत बढ़ चढ़ करके आपके सम्मुख आया हुआ है और मातृभाषा का हमारे जीवन से अभिन्न संबंध होता है। और इसी भाषा में हम अपनी सारी संकल्पनाएं, जो आरंभिक संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जिसे कहा जाता है, उसको हम समझते जाते हैं और उस आधार पर हम आगे चल करके हमारी मातृभाषा के मानक रूप का अध्ययन करते हैं, जिसको मराठी में प्रमाण मराठी या प्रमाण भाषा कहा जाता है, हिंदी में जिसे मानक भाषा कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, जिसको व्याकरण सम्मत प्रांजल रूप प्राप्त होता है, वह हम उसके बाद सीखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस भाषा को सीखते हैं उसमें बोलचाल बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे छोटा बालक नए नए शब्दों को सीखता जाता है, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने लग जाता है और उससे धीरे 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 उसकी जन्मजात प्रतिभा विकसित होने लग जाती है और फिर बाद में वह इस बोलचाल की भाषा के व्याकरण सम्मत रूप को समझना आरंभ कर देता है, जिससे अन्य भाषा सीखने में भी उसे आसानी होती है। अब समझिए, कभी कभी ये होता है कि हम जिन अन्य भाषाओं को, द्वितीय भाषाओं को पढ़ते हैं, जैसे मराठी मातृभाषा वाले छात्र जब हिंदी पढ़ने लगते हैं तो उनको एक आसानी होती है। आसानी यह है कि मराठी और हिंदी दोनों की लिपि एक ही है, जिसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं। हमारी शाश्वत राष्ट्रीय भाषा संस्कृत भी इसी लिपि में है। इसलिए मराठी जो मातृभाषा है, हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, और हमारी जो परंपरा की भाषा है, हमारे जो धार्मिक संस्कारों की भाषा है संस्कृत, इन तीनों की लिपि एक होने के कारण हमें कोई कठिनाई नहीं आती, उतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। लेकिन अगर किसी की कन्नड़ मातृभाषा हो, उसे हिंदी समझने में, हिंदी लिपि सीखने में, हिंदी वर्णोच्चारण सीखने में समय लगेगा और संस्कृत सीखने में भी समय लगेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि किसी भाषा की लिपि, अगर दो चार भाषाओं की लिपि अगर समान है तो उस लिपि के आधार पर हम अन्य भाषा को बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि
मातृभाषा या प्रथम भाषा के उपरांत अन्य भाषा को हम देखने लगते हैं तो उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक हमारे देश से संबंधित भाषा होती है जो देशीय कहलाती है, और जो विदेशी भाषा होती है वो विदेशी कहलाती है। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी हमारे लिए हमारे देशीय भाषा नहीं है, अभी तो विदेशी भाषा है। किंतु हम अपनी भाषाओं, अपने देश की भाषाओं को भी दो विभागों में बांटते हैं। एक है समस्रोतीय, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत, सिंहली, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, असमिया, उड़िया, ये सारी संस्कृत से निकली हुई हैं, इसलिए इन भाषाओं को देशी समस्रोतीय भाषा कहा जाता है। और अगर हम दक्षिण की भाषाएं हैं, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, तुलु पढ़ना चाहते हैं तो देशीय है लेकिन विषम स्रोती है, क्योंकि वो द्रविड़ परिवार से भाषाएं आती हैं। इसके उपरांत हम अगर विदेशी भाषाओं की बात करें तो उसमें भी अरबी, फारसी, हिब्रू, ये विषम स्रोतीय विदेशी भाषाएं हैं। लेकिन अंग्रेजी, इतालवी, जर्मन, ये हमारी समस्रोतीय भाषाएं हैं। क्योंकि संस्कृत, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, इतालवी, यूनानी, ग्रीक जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी, जर्मन, ये सारी भाषाएं भारोपीय परिवार की आर्य शाखा की भाषाएं हैं। लेकिन वहीं अरबी अलग परिवार की भाषा बन जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी भाषाओं में भी समस्रोतीय भाषाएं और विषम स्रोतीय भाषाएं, इस प्रकार का वर्ग किया जाता है। आज विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक विश्वविद्यालयों में इतालवी भाषा हो, ग्रीक भाषा हो, चीनी भाषा हो, इसको मंडेरियन कहा जाता है, जापानी भाषा हो, इनके भी सीखने के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र अभ्यासक्रम चलाए जाते हैं। कल तक हमने ये देखा था। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं और आदिम भाषा का स्वरूप क्या होगा। ध्यान रहे, उत्क्रांति या विकासवाद के सिद्धांत में मनुष्य विकसित होता गया और पहला जो मनुष्य बना उसके पास आज की तरह भाषा नहीं थी। वह अपनी देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करता था। यानी उसे जो उसके मन में जो विचार आते हैं, उसके मन में जो बोध होता है, उसका वह सिर, आंख, हाथ, पैर इत्यादि अंग संचालन के द्वारा सहारा लेता था। कभी कभी कुछ ध्वनि प्रतीक भी वो प्रयुक्त करता था, और धीरे धीरे इन्हीं ध्वनि प्रतीकों का जैसे जैसे विकास होता गया, मानवीय भाषा निर्माण होती रही। यानी भाषा के आविष्कार से पूर्व देह भाषा या देह बोली अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर रहा होगा। अगर हम देखते हैं आगे चल करके कि भाषिक संकेत भी उसमें आ जाते हैं। यानी आरंभ में मनुष्य आंशिक संकेत और आंशिक वाणी का प्रयोग करता था, धीरे धीरे संकेत कम होते गए और भाषिक अभिव्यक्ति अधिक होती गई, और इस प्रकार से अनेक भाषाएं निर्माण होती रही। भाषा मूलतः वाचिक या मौखिक उपलब्धि है, वाणी की, जिसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने समक्ष के भाव और विचार की अभिव्यक्ति के लिए करता है। इन्हें देखा जाए तो मानवीय सभ्यता, यानी मानव अपनी अनुपस्थिति की कोई सूचना पीछे छोड़ता है तो वह उन सूचनाओं को भंडारित करने का, संग्रहित करने का कार्य, अपने किसी अनुभव को सुरक्षित रखने का कार्य जिसमें करता है, वह भाषा होती है। और यह भाषा में जब केवल स्मृति के आधार पर नहीं हो सकता, तब वो धीरे धीरे लिपि का सहारा लेता है। मतलब पहले देह बोली है, देहवाणी है, देह भाषा है, इसको बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने वाचिक भाषा का विकास किया, और वाचिक भाषा के विकास के उपरांत जब उसे अपनी उपलब्धियों को संग्रहित करने की आवश्यकता पड़ी, तब उसने लिपि का आविष्कार किया और धीरे धीरे वो लिपि में लिखने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
ये कैसे आई। और ध्यान रहे पहली लिपि भी आज की लिपि की तरह नहीं थी। पहले लिपियां चित्रात्मक थी, मतलब मानव का पूर्वज जो है वो गुफाओं में कभी रहा होगा और उसने गुफा की दीवारों पर जो चित्र उत्कीर्ण किए हैं, बनाए हैं, या बाद में लकड़ी पर, पत्थर पर, और कुछ अपेक्षाकृत कम चीज़ों के पर उसे खोदने की कोशिश की, जैसे गुड़गांव की दीवारों पर बनाए गए चित्र हैं, या जैसे अलग अलग गुफाओं में बनाए गए चित्र हैं। ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चित्रात्मक लिपि की बात है। धीरे धीरे यह चित्रात्मक लिपि बदलती गई और जिसे आज वर्णात्मक या अक्षरात्मक रूप प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से कालांतर में उन चित्र अक्षरों का विकास होते 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 लिपि का विकास हुआ और प्रत्येक भाषा के लिए अपनी लिपि का भी आविष्कार किया गया। संस्कृत भाषा में भाष धातु है, जिसको आंग प्रत्यय लगा करके भाषा शब्द बनता है। भाष हलंत युक्त षटकोण का, उस षटकोण का हलंत श निकल कर उससे आ प्रत्यय जब लगता है, आंग प्रत्यय, तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसे विचार या अनुभव की स्थिति कहा जाता है। ध्यान रखें, हम जब बोलते हैं, किसी वाक्य को बोलते हैं, तो वो वाक्य पहले हमारे मन में वैचारिक रूप में उपस्थित होता है। इसीलिए प्रसिद्ध ग्रीक तत्वज्ञ दार्शनिक प्लेटो ने कहा कि आत्मा की विचार आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत है और भाषा आत्मा की ध्वन्यात्मक बातचीत है। और यह अध्वन्यात्मक बातचीत जब ओठों पर प्रकट होती है तो हम उसे भाषा कहते हैं। मतलब भाषा और विचार का चोली दामन का साथ है। और अनेक भाषाविद, भाषा शास्त्री ये बताते हैं कि ध्वनि जो भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है, जैसे अ, जैसे आ, जैसे म, ये जो ध्वनियाँ हैं, इन्हीं ध्वनियों से मनुष्य ने सार्थक शब्दों का निर्माण किया है। जैसे एक शब्द है मन, इसमें म, अ, न, अ, इन 4 अक्षरों से मन शब्द बनता है, जिसके आधार पर हम एक विशिष्ट संकल्पना जो विचार करती है, मनुष्य के अंतरंग जो होती है, उसको लेकर के यहाँ बात की जा सकती है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि भाषा आखिर है क्या। भाषा कर्णग्राह्य वाक प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अपने भाव, अपने विचार प्रकट कर सकता है। जो विचार उसके मन में आते हैं, उस मन के विचारों का प्रकटीकरण करने के लिए उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, वह है वाणी। और ये ध्वनि प्रतीक जो कर्णग्राह्य हैं, ध्यान रखिए, ध्वनि प्रतीक कर्णग्राह्य हैं। जो ध्वनि प्रतीक कर्णग्राह्य हैं, मतलब विशाल अपना स्क्रीन शेयर बंद कीजिए। जो कर्णग्राह्य वाक प्रतीक हैं, उन वाक प्रतीकों के माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अपनी विचार प्रकट कर सकता है। वैसे ध्वनियाँ तो पशु पक्षी भी निर्माण करते हैं, लेकिन उसको भाषा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है उस पशु की वह भाषा हो सकता है उस पक्षी की वह भाषा हो, लेकिन मानवीय भाषा जो जिन ध्वनियों से बनी है, वह भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुंचाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक देन है मनुष्य को। मैंने इसके पूर्व भी कहा था कि मनुष्य और अन्य पशु पक्षियों में एक फर्क है, 2 फर्क हैं, एक पाणी और वाणी, हाथ और भाषा का। संस्कृत में हाथ को पाणी कहते हैं। तो मनुष्य अपने हाथों से कर्म कर सकता है और अपनी वाणी से उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है, उसके सुख दुख की अभिव्यक्ति कर सकता है। ध्यान रहिए, जो ध्वनि है वह, इस ध्वनि से जो बनने वाले शब्द हैं वो यादृच्छिक होते हैं,
यादृच्छिक का मतलब ये होता है कि वक्ता की जैसे इच्छा। विशाल, फिर से आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर मत कीजिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य जिन ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है वह यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक मतलब वक्ता की जैसी इच्छा होती है वैसे उन ध्वनियों का वो प्रयोग करता है। मतलब पहले ये इच्छा निर्माण होनी चाहिए कि इस शब्द के लिए, इस संकल्पना के लिए, इस अवधारणा के लिए मैं इस शब्द का प्रयोग करूंगा। जैसे रोटी, रोटी यह एक शब्द है, हो सकता है किसी अन्य भाषा में उसका अलग अर्थ लिया जाता हो, लेकिन हिंदी में उसका चपाती के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो एक हिंदी शब्द है सफ़र, जिसका अर्थ होता है प्रवास, लेकिन यही शब्द जब अंग्रेजी में जाता है तो उसका अर्थ कुछ अलग लिया जाता है, सहन करना हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन से ध्वनि प्रतीकों का कैसे प्रयोग करना ये वक्ता की इच्छा पर निर्भर है, यादृच्छिक है। ध्यान रहे कि भाषा की, यानी ये जो भाषा की अलग अलग महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखें तो ये हमें पता चलता है कि भाषा की सत्ता मूलतः मानसिक है। मतलब पहले भाषा का मूल रूप मन में तैयार होता है और वह मानसिक सत्ता आगे चल करके ध्वनि प्रतीकों के रूप में मूर्त अथवा व्यक्त रूप को प्राप्त कर लेती है। तीसरी विशेषता है कि ध्वनियाँ तो पशु पक्षी भी निर्माण करते हैं, लेकिन उनकी ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता। भाषा का संबंध केवल मानवीय ध्वनियों से है। चौथी विशेषता है कि भाषा वक्ता के विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात उससे विचार विनिमय होता है और यही विचार विनिमय मनुष्य को अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है। अनुभूति और अभिव्यक्ति का एक सूत्र बंध जाता है। आगे चलते हैं हम कि ध्यान रहे कि मानवीय उच्चारण अवयवों से ही मिश्रित ध्वनि भाषा में रूपांतरित होती है। मतलब मनुष्य की जो श्वास संस्था है, मनुष्य की जो श्वसन संस्था है, उसके माध्यम से, उसके उपरांत मुख और नासिका विवर में जिह्वा, दांत, मूर्धा, तालु इत्यादि को जिह्वा जब स्पर्श कर जाती है तो अलग अलग ध्वनियाँ निर्माण होती है। इसमें कंठ या काकल्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये अलग पद्धति की ध्वनियों की भाषा है। और ध्यान रहे कि यह ध्वनि सहज भूख प्यास या काम भय आदि के उद्रेक के साथ निकलती है। मतलब समझिए किसी को भूख लगी, किसी बच्चे को, तो किसी ध्वनि के द्वारा वह अपनी माँ को यह जताता है कि उसे भूख लगी है, या उसे कोई और चीज चाहिए तो वो पहले संकेत करने का प्रयास करता है और फिर बाद में उसका ध्वनि प्रतीक बना देता है। उसके उपरांत हम ये देखते हैं कि किसी भी शब्द का एक विशेष अर्थ जो समाज में प्रचलित होता है वह अत्यंत सापेक्ष है। मतलब एक शब्द का वही अर्थ, ध्यान रहे कि शब्द शांत है, मतलब शब्दों की संख्या अनंत नहीं है, लेकिन मानवीय इच्छाएं अनंत है। शब्द शांत होते हैं, अवधारणाएं अनंत होती हैं, तो अनंत शब्द निर्माण नहीं किए जा सकते। कभी कभी होता है एक ही शब्द अलग अलग अवधारणाओं को प्रकट करे, जैसे रस शब्द। रस का अर्थ आयुर्वेद में औषधि विशेष लिया जा सकता है, रसायन शास्त्र में रसायन विशेष लिया जा सकता है, किंतु साहित्य शास्त्र में उसे भक्ति रस, श्रृंगार रस इत्यादि अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इसका एकमात्र कारण है कि शब्द शांत हैं और अवधारणाएं अनंत हैं। तो ये हम देखते हैं कि मनुष्य जो मौखिक श्रव्य सरणी का अनुकरण करता है
उससे मनुष्य कालातीत बन जाता है। मतलब रामायण जैसा ग्रंथ हजारों वर्षों के पहले लिखा गया है, आज भी छप रहा है, आज भी पढ़ा जा रहा है। मतलब राम के काल में वाल्मीकि ने जो महसूस किया उसको शब्दबद्ध किया, और वो शब्दबद्ध किया हुआ ज्ञान, उसका अनुभव, उसकी महसूसियत आज भी हमारे पास यथावत पहुंच रही है। इसका एकमात्र कारण है कि वाल्मीकि ने इसे लिपिबद्ध किया, भाषाबद्ध किया। पहले भाषाबद्ध किया, फिर लिपिबद्ध किया। और यदि आप अपने भी अनुभवों को एक शाश्वत रूप देना चाहते हैं तो आप भी डायरी लिखना शुरू करें, कविताएं लिखना शुरू करें, तो आपके मन की जो भावनाएं हैं उनको भी अभिव्यक्त होने का अवसर मिलेगा। ये भाषा की सबसे महत्वपूर्ण देन है। अगर भाषा न होती, अगर लिपि न होती, तो शायद मानव सभ्यता आज तक नष्ट हो चुकी होती, क्योंकि एक पीढ़ी के अनुभव दूसरी पीढ़ी को पहुंचाने का एकमात्र जरिया भाषा और लिपि ही है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि भाषा कैसे आई, भाषा की विशेषताएं क्या होती है, और भाषा की परिभाषा क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम डेफिनेशन या मराठी में व्याख्या कहते हैं, उसको हिंदी में परिभाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा इस प्रकार है, पुनः मैं इसका पुनरावर्तन कर रहा हूँ। कर्णग्राह्य वाक प्रतीकों की वह प्रणाली जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा मनुष्य समुदाय तक पर अपने भाव, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता हो, उस प्रणाली को भाषा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लिंग्वा या लैंग्वेज कहा जाता है, जिसका मूल शब्द लिंग्वा जो ग्रीक शब्द है उससे लैंग्वेज शब्द बना हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज की तासिका में हमने अलग अलग रीति से कुछ बातें आपके सम्मुख रखी। आज जो छात्र शामिल नहीं हैं उनके लिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं भेज देने वाला ही हूँ, परंतु अगर 3 से ज़्यादा, जैसे आज 3 छात्र हैं, कल 1 ही थे, तो और भी छात्रों की संख्या बढ़नी चाहिए। अधिकतर छात्र जितने बढ़ेंगे उतना फ़ायदा उनका होगा। थोड़ी देर में मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ, और अगले शुक्रवार में आपको कुछ पीपीटी, वीडियो पीपीटी भेजी जाएंगे और उस पर आधारित आपकी गूगल प्रश्नोत्तरी परीक्षा होगी। अगर आज की हुई तासिका में आपको कोई शंका है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के में चैट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हम रुक जाते हैं यहीं, हमारा समय समाप्त हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।